अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। हेलोजिनेशंस, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, इसके ऊपर आप लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस चैप्टर इसी क्वेश्चंस के अंदर से आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सब चीजें हम बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। हमने पहले एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, अल्केन दूसरों के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, तो फिर ये कैसे इसकी रिएक्टिविटी आ गई। तो ये बात तो पक्की है कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, लेकिन अंडर हाई टेम्परेचर अगर आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं और सूटेबल कंडीशंस देते हैं तो अल्केन दो तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो आमतौर पर हमारे पास शो करेगी। पहली पहले जो इसका टाइप के रिएक्शंस आते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें बेटा आप हीट देते हैं इसे आप थर्मल रिएक्शंस का नाम देते हैं। थर्मल रिएक्शन में जो इसकी एग्जांपल आएगी दैट इज ए कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है जला देना, किसी चीज को जलाना, दैट इज कॉल्ड कंबस्टन। ये जो अल्केन होते हैं ये जलती हैं। कैसे? जैसे हमारे पास मीथेन होती है घर में जिससे हम खाना बनाते हैं, सिलेंडर के अंदर जो गैस होगी दैट इज नोन एज ए मीथेन। आपने इसे जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो क्या होगा? इट कैन बी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो चीजें बना के आपको देगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगी और दूसरा क्या बनाएगी? वाटर। ऐसे पेट्रोल को आप मोटरसाइकिल में गाड़ी में जलाते हैं तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो जो पेट्रोल हमारे पास है, मिट्टी का तेल है, मूवल ऑयल है, ये सारे अल्केन है। अब दूसरा जो इसका रिएक्शन आएंगे वो कैटालिटिक रिएक्शंस होंगे, यानी कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो अल्केन होते हैं इसको भी आप सूटेबल कंडीशंस देके मुख्तलिफ सब्सटेंसेस इससे बनाते हैं। मतलब इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, इससे हम जो है वो फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं, इससे फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। तो कैटालिटिक रिएक्शंस में ज्यादातर जो इसका प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हमारी ग्रुप के अंदर लिखा गया है, उसे हम कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग करना मतलब आपके पास एक बड़ी अल्केन है, एक बड़ी अल्केन है, कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है। तो इस मिट्टी के तेल के अंदर बेटा 16 कार्बन होते हैं। 16 कार्बन को तोड़ के आपने 8 कार्बन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। 8 कार्बन जिसके अंदर होंगे उसे पेट्रोल कहते हैं, जिसे हमने आमतौर पर गैसोलीन का नाम देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक रिएक्शन। दूसरा जो हमारे पास आता है उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि मतलब ये जो कैप है इसको उठा के मैंने इधर लगा दिया और इसको इधर लगा दी, तो दैट इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह पे दूसरे का आ जाना, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे दे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं इसको हमने पहले पढ़ लिया था। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस्म के होंगे? देखिए जैसे आपके पास कोई भी अल्केन है, ये मीथेन है, इसको अगर आपने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका एक एच रिप्लेस कर देगा, चार एच हैं, तीन बच जाएंगे, तो ये CH3 हो जाएगा, साथ NO2 हो जाएगा, ये नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिप्लेस करेंगे तो सल्फ्यूनिक एसिड इसके साथ ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को आप रिप्लेस कर देते हैं with the help of free radical is called free radical substitution reaction। तो यहाँ पे जो आपने स्टडी करने हैं वो सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करने हैं। अब सबसे पहले ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे दे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट होगी तो ये होंगे, या यूवी लाइट होनी चाहिए या सन लाइट होनी चाहिए। क्यों? क्यों इसलिए लाइट जरूरी होती है? बिकॉज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। अगर लाइट होगी तो इसके अंदर से फ्री रेडिकल बनेंगे, वरना फ्री रेडिकल नहीं बन सकते। अब हमने यहाँ पे जो पढ़ना चाहते हैं वो नाइट्रेशन नहीं पढ़ रहे, बल्कि हमने हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करवाना है। अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? हैलोजेंस को लगाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन बाय हैलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अगर आपके पास कोई अल्केन है तो इसके जो हाइड्रोजन है इसको आपने रिप्लेस कर देते हैं हैलोजेंस के साथ, तो दैट इज नोन एज ए हेलोजिनेशन। देखिए ये अल्केन है बेटा, ये हमने फिर दोबारा एक मीथेन बना लिया है, ये CH4 है, इसके साथ ये 4 H लगे हुए हैं। पहली दफा एक फ्री रेडिकल आया, उसने यहाँ से इस दो ये ना हमने इसके साथ ना Cl2 का रिएक्शन करा देते हैं, तो जो इस H को ये रिप्लेस करके इसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन आ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, या इसी चीज को आपने हेलोजिनेशन कहते हैं।
फिर दूसरे स्टेप में ये वाला H रिप्लेस करके इसकी जगह पे भी Cl आ गया, फिर इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, दैट इज नोन एज ए हेलोजिनेशंस। या अगर आप क्लोरीन को इस प्रोसेस में यूज कर रहे होंगे तो दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो हमने क्या करना है कि अल्केन के H को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपने हेलोजन ग्रुप को लगा देना है। तो इसलिए बेटा आप इसे जो है हेलोजिनेशंस का नाम देते हैं। अब हमारे पास ये जो हेलोजेंस होते हैं, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन सब के हम रिएक्शंस देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। सबसे पहले आता है रिएक्शन विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, तो आपने याद रखना है, अगर आपके पास कोई भी अल्केन है, जैसे ये CH4 है, जब इसके साथ आपने फ्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो ये सिर्फ मिथाइल फ्लोराइड नहीं बनाती, बल्कि ये फ्लोरीनेटेड अल्केन बनाएगी। और इसमें लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो HF भी साथ बनता रहेगा। ये फ्लोरीनेटेड अल्केन और HF भी साथ बनेगा। तो आप कहेंगे इट इज ए हाईली वायोलेंट रिएक्शन होगा, बड़ा तेजी के साथ होगा, प्रोड्यूसिंग ए मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरीनेटेड अल्केन। फ्लोरीनेटेड अल्केन बनाएगी, ऐसे अल्केन बनाएगी जिसमें बहुत सारे फ्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएंगे, और HF बनाएगा और साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। इस तरीके से इस रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होती है गिव्स फास्ट, ये आपके पास MCQs आएगा, ये फ्लोरीन जो होगी ये फास्ट रिएक्शन देगी, ये एक्सप्लोसिव होगा, बड़ा धमाका ऐसे ठापा हो रही होगी, एक्सप्लोसिव होगा, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत सारी हीट निकल रही होगी, इसलिए इस रिएक्शन को कंट्रोल करना जो है ये बहुत मुश्किल होगा विद फ्लोरीन के साथ। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करती हैं। बेटा अगर अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ये तभी अल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे जब सूरज की रोशनी होगी या यूवी लाइट आपके पास होगी। ये जो रिएक्शन होता है ये लेस एक्सोथर्मिक होगा, इसमें हीट निकलेगी तो सही, लेकिन फ्लोरीन की निस्बत से बहुत कम होगी और मॉडरेट स्पीड होगी, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगी, गुड यील्ड, अच्छी आपको यील्ड मिलेगी। तो ये आपके पास MCQs आएंगे, आपने याद रखना है कि मॉडरेट रेट कौन देता है जब अल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा और किस किस स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शन आपने देख लेनी है, ये सारी बातें नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विद आयोडीन, आयोडीन क्या करती है। तो आयोडीन जो होती है ये बेटा हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, यानी ये CH4 है, अगर आप इसे I2 के साथ सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं इसके हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं करती, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल आयोडाइड बनना है और साथ ये हाइड्रोआयोडिक एसिड बनता है, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स रिएक्शन में चला जाएगा, दोबारा मीथेन और आयोडीन बन जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं डू नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली, डायरेक्टली आप ये नहीं है कि मीथेन लिया और इसके अंदर आयोडीन डाल दिया तो मिथाइल आयोडाइड बन गया, तो ये डायरेक्टली ये रिएक्शन आपके पास नहीं होता, क्योंकि ये टू स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन है और रिवर्सिबल है, दोबारा वापस आ जाएगा। इस रिएक्शन में आपको पुअर यील्ड मिलेगी और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको जबरदस्ती हीट दे दे के इस रिएक्शन को कराना पड़ेगा, फिर जाके ये रिएक्शन है आयोडीन के साथ होगा, वरना आम कंडीशंस में, सूटेबल कंडीशंस में ये रिएक्शन है नहीं होगा। तो ये MCQs आएगा कि किसके साथ अल्केन जो होता है जब रिएक्शन करेगी, या कौन सी हेलोजिनेशन जो होती है वो एंडोथर्मिक होगी, तो वो आपने याद रखना है बच्चों, आयोडीन होगी। तो अब हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, यानी जो हैलोजेंस होते हैं जब ये अल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखना फ्लोरीन बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, मोर रिएक्टिव है क्लोरीन से, क्लोरीन मोर रिएक्टिव होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन मोर रिएक्टिव होगी आयोडीन से। ये इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। अब बच्चों हमें ये तो हमने सारे हैलोजेंस की बात कर ली कि कौन सी हैलोजन जो होती है वो अल्केन के साथ ज्यादा रिएक्शन करेगी, कौन सी हैलोजन जो होती है वो अल्केन के साथ है कम रिएक्शन करेगी। हम अब देखते हैं कि अल्केन क्या करेगी। अल्केन कोई एक तो नहीं है, अल्केन की तादाद तो लाखों में जा रही है, तो कौन सी अल्केन जो होती है वो तेज रिएक्शन करेगी और कौन सी अल्केन जो होती है वो हैलोजन के साथ कम रिएक्शन करेगी। अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना चाहते हैं अल्केन का। अगर आपके पास टर्शरी अल्केन होगी, ऐसी अल्केन होगी बेटा जो टर्शरी अल्केन आपके पास है, यानी इस किस्म की जो अल्केन बेटा आप बना रहे हैं
इसको आप कहते हैं टर्शरी अल्केन। ये वाली जो है, ये जो टर्शरी अल्केन जो होगी ये मोर रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव होती है, ये ज्यादा तेजी से हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेकेंडरी अल्केन। सेकेंडरी अल्केन की निस्बत से ये क्या करेगी बेटा, मोर रिएक्टिव होगी। ये सेकेंडरी अल्केन है, ये वाली जो आपने अल्केन देख रहे हैं इसको आप कहते हैं ये सेकेंडरी अल्केन है। और फिर आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइमरी अल्केन, ये प्राइमरी अल्केन आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास कौन सी होगी, टर्शरी अल्केन, जिसके अंदर टर्शरी ग्रुप आ जाएगा, वो मोर रिएक्टिव होगी सेकेंडरी से। सेकेंडरी किससे होगी, प्राइमरी से। ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर एक साइड पे करके लिख लेना है कि कौन सी अल्केन मोर रिएक्टिव होगी। अब क्वेश्चन आता है व्हाई टर्शरी अल्केन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन होता है वो जल्दी रिप्लेस हो जाएगा, जल्दी रिप्लेस कर लेगा हैलोजन्स के साथ, फौरन रिप्लेस हो जाएगा। या एक से ज्यादा इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है जो रिप्लेस हो सकते हैं। फिर सेकेंडरी इससे कम है, फिर प्राइमरी में बहुत कम जो है वो अल्केन जो है अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने देख लेने। अगर कहीं पे टर्शरी टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं है, सिर्फ आपके पास इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, तो फिर क्या होगा, तो जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा होगी उसकी हेलोजिनेशन ज्यादा तेजी के साथ होगी। क्या मतलब, मतलब अगर आपके पास ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इथेन है और मीथेन है, तो ब्यूटेन जो होता है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, प्रोपेन से, प्रोपेन की इथेन से, इथेन की बेटा मीथेन से। क्यों, क्योंकि ब्यूटेन के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन है, ये जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्रोपेन, और प्रोपेन के ज्यादा है एज कंपेयर टू इथेन, और इथेन के ज्यादा है मीथेन की निस्बत से। तो ये आपने ऑर्डर याद रख लेना है कि जितने ज्यादा कार्बन की तादाद होगी उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा, या ये आपसे पूछ लेगा व्हाई ब्यूटेन शो मोर या मोर इजीली हेलोजिनेशन एज कंपेयर टू प्रोपेन, तो आप बताएंगे बिकॉज इट हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट कैन बी रिप्लेस्ड मोर इजीली एज कंपेयर टू प्रोपेन। तो आपने इसे याद रखना है। सेकंड बेटा, ये सारी चीजों को हमने एक छोटे से रिएक्शन बना के इसको लिख दिया, तो आपने ये वाली भी अपनी बुक के ऊपर साइड के ऊपर ये नोट्स बना लेने हैं कि रेट ऑफ हेलोजिनेशन क्या होगी। तो आप बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अल्केन पे डिपेंड करता है, जितनी अल्केन के अंदर कार्बन ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना तेजी के साथ होगा। फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारा बेटा आपके पास क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे सारा रेट ऑफ रिएक्शन समझे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो आपके पास है उस पे डिपेंड करता है, अगर फ्री रेडिकल ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है। फिर इट डिपेंड अपॉन लाइट, अगर लाइट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है। तो इट आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर बेटा ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कैसे, कैसे हमारे पास ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होगा, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं कि जब हैलोजेंस और अल्केन का रिएक्शन कराएंगे तो फौरन ये जो है वो अल्का यानी कि हैलोजन अल्केन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा। तो इसमें टर्शरी जो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा ये मोर स्टेबल होगा देन दैट ऑफ बच्चों किससे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा देन दैट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। तो ये इस पे डिपेंड करेगा। लास्ट आपके पास आता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अगर आपके पास फ्लोरीन है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेज होगा क्लोरीन की निस्बत से, क्लोरीन का ज्यादा तेज होगा ब्रोमीन की निस्बत से। फिर आयोडीन का सबसे स्लो रिएक्शन होगा। तो ये आपके पास इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी किताब के ऊपर नोट्स बना लें। अब हम इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं कि हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म आखिर होगा कैसे। तो ये जो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, ये 3 स्टेप्स पर बच्चों मुश्तमिल होगा। पहले पहले को आप कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, शुरू करो किसी काम को भी जब शुरू किया जाता है तो उसे आपने इनिशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हेलोजन 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 बॉन्ड जो होंगे ब्रेकअप होंगे, कैसे होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। देखो ये एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो पहले स्टेप के अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो और फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन आपने सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, सिंगल एरो से, यानी एक तरफ उसका हेड बनाते हैं और ये थोड़ा सा कर्व की शक्ल में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस क्लोरीन का इसके पास आ गया, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस के साथ लिखा हो तो उसका उसके पास आ गया। तो दीज आर टू फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हुआ क्या है,
यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हुआ है और इसके नतीजे में यूवी लाइट के नतीजे में या बेटा आम सनलाइट की मौजूदगी में दो फ्री रेडिकल बन गए हैं। अब जो सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा उसे हम कहते हैं प्रोपिगेशन, कैरी ऑन। अब इस काम को करते चले जाएं। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं अब ये इस काम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखो ये अल्केन है, इसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की हुई थी। अब ये वाला हाइड्रोजन, अब इसके करीब जो है वो एक फ्री रेडिकल आएगा। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आके जब इसके ऊपर बेटा अटैक करता है तो ग्रुप ऑफ फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये इस हाइड्रोजन को खींच के इधर ले जाएगा। जब ये इधर ले जाएगा अपने साथ मिला लेगा तो इस नतीजे में ये जो कार्बन होगा ये फ्री रेडिकल बनेगा और साथ बच्चों क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब ये वाला जो फ्री रेडिकल है अब इसने क्या करना है, अपना बदला लेना है। किससे, क्लोरीन से। अब इसने दोबारा, ये क्लोरीन के दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ आके अटैक करता है और इसके साथ अटैक करके इस क्लोरीन को अपने साथ मिला लेगा और इस तरीके से यहाँ पे जो है ये मिथाइल क्लोराइड का एक बॉन्ड बन जाएगा। ये नई क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये नए स्टेप के ऊपर आके फिर दोबारा इसके ऊपर आके बेटा इसने अटैक करना है और इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो एक नया फ्री रेडिकल हमारे पास बनेगा। ये C होगा, ये H होगा, जहां पे ये फ्री रेडिकल बन चुका है और ये बेटा HCl बन चुका है। अब ये फ्री रेडिकल ने क्या करना है, इसने फिर दोबारा आके अटैक करना है किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, ताकि अपने बॉन्ड को पूरा कर सके। ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं फ्री रेडिकल। तो अब ये क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। अब ये इधर जुड़ेगा तो ये आपके पास दो क्लोरीन इधर आ चुके हैं, एक इधर एक इधर। ये जो फ्री रेडिकल वाली क्लोरीन है अब ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगी और वो वाला फ्री रेडिकल बनेगा। कौन सा, जहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा ये क्लोरीन और ये HCl। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये वाला एक और क्लोरीन के ऊपर जाके बेटा अटैक करेगा और वो उसको अपने साथ मिलाएगा। तो इस तरीके से ये Cl और ये Cl, ये फ्री रेडिकल फिर इस H को निकाल के इस तरीके से करते करते सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। ये CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। इस स्टेप को आप कहते हैं प्रोपिगेशन। अब टर्मिनेशन क्या होता है, अब कहते हैं बस करो, बहुत रिएक्शन हो गया, अब इसको स्टॉप करना चाहिए, इस रिएक्शन को रोकना चाहिए। फिर क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट कर देना, रोक देना, खत्म कर देना, इसे टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन में बेटा आपके पास 3 स्टेप्स हो सकते हैं। या तो अल्काइल यानी कि या तो बेटा हेलोजन हेलोजन रेडिकल आपस में मिलेंगे। ये एक हेलोजन है, रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल होगा, ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। देखें ये एक फ्री रेडिकल है, ये दूसरा फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में मिल गए तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। जहां बच्चों ऐसे होगा कि एक हेलोजन होगा और दूसरा जो होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, यानी हेलोजन हेलोजन को आपने ले लेने प्लस बच्चों एक अल्काइल फ्री रेडिकल होगा कि अल्काइल फ्री रेडिकल ने आपस में मिलेंगे और इस तरीके से ये जो रिएक्शन होगा ये स्टॉप हो जाएगा। देखें ये अल्काइल फ्री रेडिकल है HH और इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल था, ये इस क्लोरीन के साथ मिला और ये वाला रिएक्शन इन्होंने स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से ये क्लोरीन इधर से आ गई, ये आपके पास क्लोरीनेटेड अल्केन बन गई। तीसरा स्टेप आपके पास ये होता है कि दोनों अल्केन आपस में मिलके हायर अल्केन्स बना लेंगे। दो फ्री रेडिकल जो होते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल, ये एक अल्काइल फ्री रेडिकल है। अब ये बेटा दूसरा अल्काइल फ्री रेडिकल है, ये आपस में मिलते हैं एंड दे फॉर्म ए हायर अल्केन। तो इसके नतीजे में आपके पास ये जो चीज बना रहे हैं ये एक हायर अल्केन बनाएंगे, हायर अल्केन, एक बड़ी अल्केन आपके पास बन जाएगी। अब हमारे पास सवाल आता है कि प्रोपिगेशन का हमें क्या फायदा होता है। भाई बड़ा फायदा होता है। रिजल्ट ऑफ प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन के नतीजे में ये जो अल्केन होती है इसमें आपने हेलोजन एटम को इंक्रीज करते हैं। पहले एक हेलोजन एटम था, फिर और आ गया, फिर और आ गया। जितने ज्यादा हेलोजन एटम होते जाएंगे उतने ज्यादा बेटा इसमें क्लोरीन के एटम जो होंगे वो ऐड होंगे। देखिए जैसे ये मिथाइल क्लोराइड CH3Cl है, इसमें एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आया तो अब ये दो क्लोरीन ऐड हो गए इस अल्केन के अंदर, तो इसे कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अब इसके अंदर दो हैं, एक और फ्री रेडिकल के जरिए इसमें 3 आपके पास क्लोरीन ऐड हो गए तो आप इसे ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। फिर अगर इसमें 4 हो गए तो बेटा
इसे आपने टेट्राक्लोरोमीथेन का नाम देते हैं, तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगी। ट्राइक्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज ए क्लोरोफॉर्म। अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो आपने जितने भी ये जो हेलोजनेटेड होते हैं, जिसमें आपने हेलोजेंस को अल्केन के अंदर इंटर करते हैं, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं ये एनास्थेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। एनास्थीसिया क्या होता है? किसी को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेटा यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसमें हेलोजन एटम की तादाद जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एनास्थेटिक पर्पस के लिए ज्यादा मुअस्सर और बेहतरीन होगा। यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है ये कॉमनली यूज एक केमिकल है जिसे आप सब जानते हैं, ये कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन बेटा लैब के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये टॉक्सिक होते हैं। मतलब ये क्लोरोफॉर्म जो होते हैं इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं कि इस पेशेंट की उम्र इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो इसको कितना क्लोरोफॉर्म देना चाहिए, वो एक हिसाब किताब से देते हैं। ये नहीं है कि बस क्लोरोफॉर्म रखा और उसको बेहोश कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि हिसाब किताब से ये क्लोरोफॉर्म उसको दिया जाता है। तो इसलिए ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए लैब्स के अंदर इनको जो है आम तौर पर नहीं रखा जाता ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।